हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 में पढ़ने जा रहे सब्जेक्ट जनरल साइंस और उसके अंतर्गत चैप्टर नेम है इनसाइड द एटम्स। ठीक है, अब देखिए वी हैव सीन दैट द मैटर इज मेड बाय मॉलिक्यूल्स। कोई भी जो मैटर्स है, पदार्थ जो है वो कैसे बना है? molecules, ठीक है, and these molecules is made by atoms। ठीक है, तो हमको इसी एटम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जो मैटर जो होता है वो कैसे बनता है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम से। ठीक है, अब इसके बाद में effectively the atoms is the smallest part of atoms। जो atoms is the smallest part of matter, यानी मैटर का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको कहा जाएगा तो वो है एटम्स है, मैटर का। ठीक है, smallest particles of element, atoms is the smallest particle of element also, which retains the chemical identity and identity in all physical and chemical changes। वो एक अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, और एलिमेंट्स का भी स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो होता है एटम्स। ठीक है, आपके बुक्स में एक चार्ट दिया गया है, टेबल नंबर 5.1 में देखिए आप। ठीक है, कुछ मेटल्स के, कुछ सब्सटेंसेस के फार्मूले दिए गए हैं और उसके बाद में उस फार्मूले के आधार पे कुछ टेबल बनाया गया है और जहां जहां पर बात लागू होती है, जैसे वहां पे लिखा होगा नेम ऑफ सब्सटेंसेस, मान के चलो वाटर, फार्मूला क्या है उसका? H2O है। इज एन एटम्स, क्या वो एटम्स है? क्या नहीं है, क्योंकि वो क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। जहां मॉलिक्यूल्स है वहां राइट मार्क है। ठीक है, उसके बाद में सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के उसमें एटम्स है क्या वो देखना है। नहीं, वहां पे H2O लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ पे दो प्रकार के एटम्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में वो एलिमेंट्स है क्या? नहीं है, वो क्या है? फिर कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब एक दो या दो से अधिक एटम से बन के जो मॉलिक्यूल बनता है, पदार्थ बनता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो वाटर का एक कंपाउंड है। उसी प्रकार से आपके बुक्स में अब एक ऑक्सीजन का दिया है, हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन, नियॉन, क्लोरीन, ये सब दिया है। तो आप अपने बुक्स में उसको टिक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, हम इसमें से जब आप हर जगह टिक करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। तो वी हैव लर्न द अर्लियर स्टैंडर्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस इज मॉलिक्यूल। इसके पहले वाली क्लास में आप लोग जो पढ़े हो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस आर ओनली वन एटम्स। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस में जो है एक ही एटम्स होता है। मान के चलो एक आयरन या Fe। ठीक है, तो इसमें कैसा है? लोहा जिसको कहते हैं, तो उसमें एक ही एटम्स होते हैं। ठीक है, तो उससे वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह ये फार्मूला फिट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन से। मान के चलो एक वाटर बना है, जो वाटर है
H2O, ठीक है। तो ये H2O में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, इसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स यानी हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तब क्या बना है, एक पानी वाटर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CH4 मीथेन, यहाँ पे कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स, इन दोनों में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। केमिकल कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक कौन सा बन गया, मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, मीथेन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस, दैट इज कॉल्ड एटम्स, ठीक है। अब उसके बाद में पहले क्या होता था कि ये जो एटम्स की जो थ्योरी जो है, एटम्स के बारे में, एटम्स के का जो है नॉलेज है वो कितने हजार पुरानी है, 2500 ईयर्स ओल्ड है ये कंसेप्ट, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एटम्स इज 2500 ईयर्स ओल्ड, इसका कंसेप्ट है। लेकिन कैसा हुआ, इन द मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ experiment explain the nature and of atoms as well as internal structure of atoms। अभी के साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि एक्सपेरिमेंट के आधार पे, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने मेटर्स कैसा हो सकता है या एटम्स कैसा हो सकता है या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया और कुछ थ्योरियां लिखी उन्होंने, कुछ मॉडल्स बनाए, ठीक है। उसमें से पहला मॉडल है, आउट ऑफ दिस फर्स्ट मॉडल इज डाल्टन थ्योरी। पहला एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD ये एटॉमिक थ्योरी। 1803 AD के में इन्होंने एक थ्योरी लिखा, किसके ऊपर? एटम्स के बारे में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। उनका कहना था कि एटम्स जो है ये इनडिविजिबल होगा। एटम्स आर indivisible and indestructible। मतलब अगर एटम्स स्मॉलेस्ट, सबसे मेटर का स्मॉलेस्ट कोई कण है, पार्टिकल्स है, तो वो क्या हो गया? वो एटम्स है। तो वो कैसा है? इनडिविजिबल, फिर से उसका डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू डाल्टन। दूसरी बात इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब वो अक्षय है। अक्षय मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा, ठीक है। डाल्टन थ्योरी अपने हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। जो एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो कैसे होते हैं? अलाइक मतलब सेम होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं, ठीक है। मान के चलो सोडियम
सोडियम के ये मान के चलो हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, तो ये H प्लस H मतलब दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स कैसे हो गए? अलाइक हो गए, मतलब सेम हो गए अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थिंग, ठीक है। बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज डिफरेंट, ठीक है। मान के चलो सोडियम के एटम्स डिफरेंट हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स डिफरेंट हो गए, कार्बन के एटम्स डिफरेंट हो गए, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स है वो कैसे होते जाएंगे? वो डिफरेंट होते जाएंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। टेक अ बॉल, ठीक है, सॉलिड बॉल एंड बूंदीज लड्डू, बूंदी के जो लड्डू खाते हैं ना, बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो, और बॉल, मान के चलो एक सॉलिड बॉल है और एक बूंदी का लड्डू है, ठीक है, इस प्रकार से बना, तो बूंदों से वो दोनों सेम है मान के चलो, ठीक है। एंड बोथ दोनों लिए हमने एक बूंदी लड्डू दिए, बूंदी लड्डू, और दूसरा है बॉल, सॉलिड बॉल, ठीक है। अब दोनों लेने के बाद अपने को क्या करना है? प्रेस बोथ द आइटम्स, दैट इज बॉल एंड बूंदी लड्डू, ठीक है, दोनों को प्रेस बाय योर पाम, हाथों से उसको दबाए। क्या ऑब्जर्व करोगे? आपका जो बूंदी का जो लड्डू होगा वो अलग अलग चूरा हो जाएगा, मतलब अलग अलग उसकी बूंदियां अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस सॉलिड बॉल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, नो इफेक्ट ऑन द सॉलिड बॉल, बट बूंदीज लड्डू कैसा हो जाएगा? बिखर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो बॉल है इसको नाइफ से, शार्प नाइफ से इसको यदि काटेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो बूंदीज लड्डू, बूंदी के जो लड्डू है, इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स। बूंदी के लड्डू का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बूंदीज लड्डू इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब बूंदी का लड्डू बड़ा हो गया, उसके वो जो बारी बारी बूंदी होती है उससे स्टिक होकर चिपक के क्या बना है? लड्डू बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां मैटर होगा। उसके बाद however the solid ball broadly speaking does not have any internal structure, और इसको यदि काट के भी देखेंगे तो इसके अंदर में आपको कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? डाल्टन्स ने ऐसी प्रैक्टिकल किया। और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनफॉर्मली इन एटम्स। उसका मास जो है पूरे अनफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कहाँ पर? एटम्स में। उसका मास जो है, मान के चलो ये एटम्स है, ये एटम्स है, इसका मास जो है वो पूरा एटम्स पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब इसके बाद में और इसका जो मास है, अब उसमें उसका दूसरा कहना है डाल्टन्स का कि इन द एटम्स देयर इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और वो उसका मास कितना कम होता है? वो 100 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम्स। और ये हाइड्रोजन एटम से ये 1800 गुना वो कम होता है उसका मास, ठीक है, एटम्स का। तो अब इसके बाद में लेटर
द कॉमन सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रिकली, हम देखे हैं कॉमन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। द कॉमन सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने भी कॉमन सब्सटेंसेस है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जो भी पदार्थ है तो वो अगर जब तक के उस पर कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता तब तक वो न्यूट्रल है, ठीक है। बट डाल्टन ने कहा कि वो न्यूट्रल है। अब वहां प्रश्न ऐसा आया कि उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे नेगेटिव चार्ज स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है एटम्स में, ठीक है। अब जब वहां नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल कैसा होगा, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, ठीक है। तो वो न्यूट्रल कैसा होगा जब वहां निगेटिविटी है, निगेटिव पार्टिकल्स है कहता है डाल्टन, तो वो न्यूट्रल कैसा होगा, वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे निगेटिव चार्ज है, यही कह रहे हैं ना। तो ये जो डिफिकल्टीज आ रही थी कि नेगेटिविटी होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको ओवरकम किया किसने, वो किया है थॉमसन। थॉमसन पुटिंग द फोर्थ प्लम पुडिंग मॉडल एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में फिर नए दूसरे साइंटिस्ट थे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में क्या हुआ, इनका कहना है, डाल्टन जी ने कहा कि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसलिए थॉमसन ने वो उसकी समस्या हल कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि दिस नेगेटिव चार्ज आर बैलेंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज आर स्कैटर्ड इन द एटम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसा किसने कहा, थॉमसन ने, बराबर है। अब ये बैलेंस अगर हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो नेचुरल है कि वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसमें थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि इनसाइड द एटम्स, इस चैप्टर में द सब्सटेंसेस आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय एटम्स, ठीक है। तो ये जो है वो अलग अलग होता है, एंड स्मॉल एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद में इसके पहले वाले क्लासों में आपने पढ़े हैं कि एटम्स आर सब्सटेंसेस आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अपने को ये भी मालूम हो गया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स से। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मैं आपको जो एग्जाम्पल बताया था H2O का, H2 मतलब वाटर का, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तब वो वाटर का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब एटम्स के ऊपर थ्योरी जो है, ये तो कंसेप्ट ऑफ एटम इज 2500 ओल्ड। इसका कंसेप्ट कितना पुराना है, 2500 साल पुराना है इसका कंसेप्ट। बट इन मॉडर्न केमिस्ट्री डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स एंड एस्टैब्लिश सम ऑफ द थ्योरी। उन्होंने उसकी स्टडी किया
स्टडी करने के बाद में कुछ प्रैक्टिकल्स किए और प्रैक्टिकल्स करने के बाद में उन्होंने कुछ थ्योरी लिखा है। तो सबसे पहली मॉडर्न केमिस्ट्री में तो थ्योरी बनी है केमिस्ट्री में, तो सबसे पहली बनी थी किसकी? डाल्टन की। किसकी बनी थी? डाल्टन्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, तो उनका कहना है कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको बाद में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। किसको? एटम्स को। एटम्स के बाद जैसे हमने मॉलिक्यूल सब्सटेंस बना, सब्सटेंस बनने के बाद मॉलिक्यूल्स के बाद में एटम्स डिवाइड होते गए ना, तो वैसा वो डिवाइड एटम्स के बाद में उसका डिवीजन नहीं होता और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब अक्षय है। कैसा है वो? अक्षय, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर एक कंपैरिजन किया। कैसे? एक बूंदी का लड्डू और तुम्हारा हार्ड बॉल, उन दोनों को क्या काम किया? प्रेस किया तो नेचुरली अपने को मालूम है बूंदी का लड्डू फूट जाने वाला है, अलग अलग स्कैटर्ड होने वाला है, बिखर जाने वाले बूंदी अलग अलग उसकी लड्डू की, और बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके बाद में क्या काम किया? शार्प नाइफ से उसने बाल को काटा, तो उसने देखा कि पूरा जो स्ट्रक्चर से बाल का वो कैसा दिखाई दे रहा है? एक समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि द मास ऑफ द एटम्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द एटम्स। यहाँ पे क्या होता है? मास एक समान बिखरा हुआ होता है एटम्स का, और वो कितना लेस होता है? दीज आर लेस देन 1800 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के से वो 1800 टाइम्स लेस होता है उसका मास। ठीक है। और दूसरी बात कह दिया कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज कहता है, और उसके बाद में डाल्टन ये भी कहता है कि वो एटम्स न्यूट्रल होते हैं। जब वो निगेटिव चार्ज वहाँ पर होता है तो न्यूट्रल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व किसने किया? फिर एक दूसरे साइंटिस्ट थे थॉमसन, तो थॉमसन ने एक मॉडल बना दिया, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम्स। तो उन्होंने क्या काम किया कि एटम्स न्यूट्रल होता है। कब न्यूट्रल होता है? जो निगेटिविटी है, निगेटिव चार्ज एटम्स के अंदर में जो निगेटिव चार्ज है वो बैलेंस कैसे होती है? उतने ही वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव अगर चार्ज दोनों सेम है तो वो एटम्स न्यूट्रल हो सकता है, उन्होंने ये बताया। उसके बाद में देखते हैं रुदरफोर्ड। अब देखते हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है। अब इसमें देखिए रुदरफोर्ड studied the inside the atoms by his celebrated scattering experiments। ठीक है। एक इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एंड पुट फॉर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। और उन्होंने वो कब? इन द ईयर 1911 में उन्होंने एक मॉडल लिख दिया। तो उसने क्या काम किया? ही टेक ए गोल्ड फॉइल। ठीक है। गोल्ड, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, उसका थिकनेस है था 10⁻⁻⁴। ठीक है। इतनी पतली गोल्ड की फॉइल लिया उन्होंने। ठीक है। एंड दिस फॉइल हैव बोmbarding द अल्फा रेज
अल्फा रेस से उसके ऊपर इस फॉइल्स के ऊपर बॉम्बार्डिंग किया, ठीक है। अल्फा रेस से जब बॉम्बार्डिंग किया तो अल्फा रेस कहाँ से निकला? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या अल्फा पार्टिकल इमिटर, यहाँ से इसने ये अल्फा रेस बॉम्बार्डिंग किया किसके ऊपर? इस गोल्ड फाइल के ऊपर, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट some of the alpha rays are goes towards the फाइल, यानी उसके फाइल के आउट ऑफ फाइल, ठीक है। इस फाइल के, क्योंकि यहाँ पे देयर इज प्रेजेंट ए फ्लोरेसेंट चीज भी है रखी हुई, ठीक है। तो यहाँ से जब उसने बॉम्बार्डिंग किया अल्फा रेस की, तो कुछ जो रेस है वो इस फॉइल के बाहर चले गए, इस फाइल के बाहर चले गए, हाँ, इस फॉइल के बाहर चले गई वो कुछ रेस इस प्रकार से, लाइक दिस। मेनी रेस आर गोज टू आउट ऑफ फाइल, बहुत सारी रेस कैसी हो गई? वो इस फाइल के बाहर चले गए, ठीक है। और some rays are deflected backward with large angle to back side, और वो कुछ जो रेस है वो किधर आ गई? सीधी बैक में आ गई, ठीक है। तो ये इसने इसका ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। अरे उनको ऐसा लगा कि पहले कि पूरी की पूरी जो टोटल रेस जो है वो फाइल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पार्टिकल्स आर वेंट स्ट्रेट लाइन द फॉइल, पूरे कैसे गए? वो स्ट्रेट लाइन में गए, सीधे बाहर सीधे, और कुछ ही जो अल्फा रेस है वो डिफ्लेक्ट गए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यानी उन्होंने एक मॉडल बना दिया, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो कैसा मॉडल किया? जो रेस है, ये फाइल है, ये मतलब एटम्स है, एटम्स के से बाहर जितने भी ये रेसेस रही है, तो यहाँ पे क्या है? देयर इज नो ऑब्स्टेकल, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया इसके लिए। किसके लिए? इन रेसों के लिए, ठीक है। जो फाइल के बाहर चले गया, एटम्स के बाहर चले गया, और कुछ जो रेस है वो जो डिफ्लेक्ट हुई है वो कहाँ से हुई है? सेंटर से हुई है, ठीक है। तो उनका कहना आया कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव वस्तु है, पॉजिटिव चीज है, जिसके कारण ये अल्फा रेस उसको टकरा के वापस हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और जहाँ पे कोई वैकेंट जगह थी, एम्प्टी जगह थी, खुली जगह, वहाँ से जो रेस है वो बाहर चले गए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा? रुदरफोर्ड, ठीक है। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखिए। रुदरफोर्ड bombarding the alpha rays in the through the thin gold foil, ठीक है, बहुत ही पतली गोल्ड फाइल से उसने बॉम्बार्डिंग किया, और उसने ऑब्जर्व क्या किया? ये ऑब्जर्व सम ऑफ द अल्फा रेस आर वेंट इन स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में गए, एंड आउट ऑफ दिस सम कुछ जो है वेरी लेस रेस आर डिफ्लेक्टेड टू बैकवर्ड साइड, यानी बाहर की दिशा में वो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रुदरफोर्ड एस्टैब्लिश्ड द मॉडल, द नेम ऑफ द मॉडल इज रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो कैसा हुआ? दोस रेस वेंट टू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम्स, ठीक है। देयर इज नो ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं आई इस रेस के लिए, ठीक है। तो उनका कहना है कि एटम्स जो है यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली होती है, एम्प्टी होती है, सिर्फ जो रेस डिफ्लेक्ट हुई है, दोस रेस आर डिफ्लेक्टेड, देयर इज द ऑब्स्टेकल। यहाँ पे कुछ अर्थ
से निर्माण हुई, मतलब ये क्या हो गया है, इसका न्यूक्लियस, वो जो रेस है वो न्यूक्लियस को टकरा के कैसी हुई, डिफ्लेक्ट हुई बैक साइड में। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है तो उसका नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है इसका स्केटलिंग मॉडल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल रच दिया। तो इस मॉडल्स के क्या विशेषता है, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम्स। यानी कहने का मतलब उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो इस वजह से आगे होगा क्योंकि अल्फा रेस टकरा के डिफ्लेक्ट हुई है, वापस नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आया, तो जो ऑब्स्टेकल था उसको नाम दिया उसने न्यूक्लियस। ठीक है, फिर दूसरा है ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम्स आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। पूरा का पूरा जो एटम्स का जो मास है वो कहाँ पे जमा होता है, पूरा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तीसरी बात, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के आसपास वो घूमते रहते हैं। द नेगेटिवली चार्ज आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये उसकी थ्योरी की या इसके मॉडल की विशेषता है। चौथी बात है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जितना भी नेगेटिव चार्ज का चार्ज है उतना ही वो किसके बराबरी में है, वो सेंट्रल न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। ठीक है, इसलिए वो एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब नेगेटिविटी इसकी जो होती है वो बैलेंस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है। समझ में आ गई बात? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाकी जगह खाली स्पेस होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। ठीक है, और उसका जो मास है वो किसके बराबर होता है, द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। देयरफॉर देयर इज द नेगेटिविटी ऑफ Pd is balanced by this nucleus, that is positive charge। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑन दैट बेसिस ये एटम्स आर न्यूट्रल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद में हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।